जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, कल मैंने कहा था कि मैं अभी ये पहलवानों के प्रकरण पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर इतना आसान नहीं होता साहब सब कुछ छोड़ के चल देना। कल मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन किया कि अरे महाराज, इतना मामला गर्म हो रहा है, बहुत सारे कन्फ्यूजन नए पैदा कर दिए भाई लोगों ने। तो वो तो स्पष्टता आप ही ला सकते हो। अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? जोगेश्वर कुछ कह रहा है, पहलवान जी लोग कुछ कह रहे हैं, धरनाजीवियों के चार चेले आ गए, पहलवान जी के चार चेले आ गए। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इतना जल्दी, इतना आसान है नहीं त्याग देना मुद्दे को। खैर साहब, उस मुद्दे पे दोपहर में एक वीडियो आएगी। अभी एक राज नए टॉपिक पे बातचीत करते हैं। देखिए, एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग, मैंने यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, वीडियोस बनाने तो अभी साल डेढ़ साल पहले शुरू किया। मैं फेसबुक पे आज से 10 साल पहले से लिख रहा हूं और फेसबुक पे भी मैं बहुत पॉपुलर राइटर्स में मेरा मेरी गिनती होती है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो कि आखिर आप मुझे क्यों इतना पसंद करते हैं? तो उन्होंने सबने एक बात कही थी कि आपकी जो कम्युनिकेशन की जो शैली है, आप अपने पाठक से या श्रोता से जो कम्युनिकेट करते हैं, तो आपकी जो शैली है वो ऐसी है मानो आप कोई लेक्चर नहीं दे रहे, आप प्रीच नहीं कर रहे। हमको ऐसा लगता है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। बातचीत की शैली है। और नंबर वन, नंबर टू, आपकी बतकही शैली है। और बतकही जो होती है ना बातचीत, वो हमेशा एक कॉमन लैंग्वेज में होती है। भाई, अगर ये आपके सामने एक देहाती आदमी बैठा है, एक गांव का आदमी बैठा है, एक सामान्य व्यक्ति बैठा है, तो उससे आप अगर टेक्निकल जार्गन, बहुत सारी क्लिष्ट भाषा में बहुत सारे टेक्निकल बातचीत करेंगे ना, तो उसकी समझ में नहीं आएगा। तो भैया, उससे तो उसकी भाषा में, उसकी शैली में, उसके स्तर पे, अपने श्रोता पाठक के स्तर पर जाकर बात करनी होगी, अपनी बात कहनी होगी, अपनी बात समझानी होगी। और दूसरी बात, आपका जो पाठक और आपका जो श्रोता है ना, आपकी जो ऑडियंस है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितने बड़े विद्वान आदमी हैं, आप अफलातून और अरस्तु सुकरात हैं। नहीं, अपनी विद्वता रखो अपने यथास्थान। आपके दर्शक, आपके श्रोता को आपकी विद्वता से कुछ नहीं लेना देना। आपकी बात उसको समझ आनी चाहिए, उसके भेजे में घुसनी चाहिए, उसको स्ट्राइक करनी चाहिए। जिस विषय पे आप बोल रहे हैं वो मामला क्लियर होना चाहिए, तब आप विद्वान हैं। आपने बहुत लाख विद्वता झाड़ दी, अगले को कुछ समझ में ही नहीं आया, अगला आपकी बात को पूरा पढ़ ही नहीं पाया, सुन ही नहीं पाया, बीच में वीडियो बंद कर गया। अपनी विद्वता को लेकर चाटते रहो, जब आपका लेख पूरा पढ़ा ही नहीं गया, आपकी बात पूरी पढ़ी नहीं गई। तो अपना शुरू से एक सिद्धांत रहा कि जटिल से जटिल, कठिन से कठिन विषय को भी सरल बनाओ, जिससे आम आदमी, एक आम पाठक श्रोता भी उसको पढ़ सके, समझ सके। इसीलिए मैं भाषाई स्तर पर भी जो है, अपने आप को आम गंवई बोलचाल की भाषा में अपनी बात कहता हूं। लिखता भी मैं ऐसे ही हूं। मैं कभी भी क्लिष्ट शब्दों का बहुत ज्यादा ग्रामर और बहुत ज्यादा शब्द विन्यास और बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस और बहुत खूबसूरती लानी है लेखन में, आम बोलचाल ऐसे लिखो जैसे बात कर रहे हो। तो तब एक विषय है जिस पे मैं बहुत दिनों से, मतलब आप ये मान लीजिए कि 7-8 साल से मेरे मन में एक बात चलती थी कि मैं इस विषय पर भी बोलूं, लिखूं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये दुनिया का सबसे जटिल, सबसे कठिन विषय है।
और ये एक ऐसी समस्या है जिससे दुनिया का हर व्यक्ति रूबरू है और उसको गाइडेंस, काउंसलिंग की, पथ प्रदर्शन की ज़रूरत है। वो है पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन। आपके परिवार में आपके पति-पत्नी के बीच में आपसी संबंधों पर एक बहुत जटिलता है समाज में, बहुत वर्जना है, बहुत दिक्कतें हैं। पुराने ज़माने में तो लोग किसी तरह निभा लिया करते थे, पर बस किसी तरह निभा लेते थे। आज तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की समस्याएँ आ रही हैं। तो तब आई एम सो लकी, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट मेरा जो खुद का जो वैवाहिक जीवन है ना, वो अत्यधिक सफल रहा। और मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हैं। फिर आगे चल के बहुत सारे ऐसे शिष्य हुए या हमारे जो यंगर जनरेशन के जो हमारे दोस्त बने। मतलब हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे कि जब मैं 50-52 साल का था तो वो 25 साल के थे, उनकी शादी की एज हो गई। तो मेरे याद है, मुझे एक हमारे एक मित्र हुआ करते थे, उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि भाई साहब, वो मुझे भाई साहब कहते थे और मेरी पत्नी को दीदी बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि दीदी, मुझे ना शादी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और जब से मैं आप दोनों को देख रहा हूँ साल 2 साल से, तो मुझे तो अब जीवन में पहली बार लगा है कि यार, शादी और वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन तो बेहद खूबसूरत हो सकता है। इससे हम लोग खामखा डरते हैं। इसके बाद ये बात हम मुझसे 20 50 लोगों ने कही कि आपका इतना खूबसूरत तालमेल कैसे है, या आप, और बहुत सारे लोग मुझे काउंसलिंग करते हैं, मेरे साथ मुझे मेरे से सवाल पूछते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो तब मुझे आज से 5-7 साल पहले ही मुझे लगने लगा था कि मुझे इस विषय पे लिखना चाहिए, या इस विषय पे भी बोलना चाहिए, या इस विषय पे भी समाज को थोड़ा-सा जागरूक करने की ज़रूरत है। तो कल एक इधर पिछले 1 हफ्ते से ना सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे एक प्रकरण चल पड़ा है। उसमें प्रकरण ये है कि शादी हुई जब लड़की की, तो वो 12वीं पास थी, उसकी एक सरकारी लोअर ग्रेड सरकारी कर्मचारी से विवाह हुआ। फिर लड़की ने 12वीं के बाद बीए किया, और उसके बाद वो उसने कॉम परीक्षा दी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए, और वो शायद पीसीएस सेलेक्ट हो गई। तो जब वो पीसीएस सेलेक्ट हो गई, तो अब उनकी जो है वो सरकारी कर्मचारी जो ग्रुप डी के जो लोअर ग्रेड सरकारी कर्मचारी थे, शायद ऐसा सुनने में आया है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, कि वो सफाई कर्मी थे, अपना शायद यूपी गवर्नमेंट में या कहीं ऐसे ही। तो जब वो खुद एसडीएम बन गई या पीसीएस अधिकारी बन गई, तो उनका जो है किसी अन्य अधिकारी के साथ कोई चक्कर चल गया, टांका फिट हो गया, या जो भी थी। तो अब शायद दोनों में बहुत जूतम पैजार हो रही है सोशल मीडिया पे। पति बोलता है बहुत भ्रष्ट है, मेरी बीवी करप्ट है, या वाह 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 वाह। तो अब ऐसे में निश्चित रूप से समाज दो खेमों में बट जाता है। फेमिनिस्ट किस्म की महिलाएं उस महिला का पक्ष ले रही हैं, कुछ जो हैं जो थोड़ी सी कन्वेंशनल सोच रखती है महिलाएं, वो पुरुष का पक्ष ले रही है। मतलब समाज में बड़ी डिवाइडेड सी सोच बन गई है उस चीज को लेके। तो मैं भी, हालांकि मैं बहुत ज्यादा आजकल मैं फेसबुक को फॉलो नहीं कर पाता हूँ, मेरा थोड़ा सा रुझान यूट्यूब की तरफ और अन्य कामों में थोड़ा ज्यादा हो गया है। और इधर मैं ट्रेवलिंग भी करता रहा पिछले 1 हफ्ते में बहुत ज्यादा, तो मैं उस केस को बहुत ज्यादा फॉलो तो नहीं कर पाया, पर मैंने थोड़ा बहुत महसूस किया। तो आज एक तो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये एक बहुत अच्छा विषय है, और इस पे देयर शुड बी अ सीरीज ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि ये नई पीढ़ी को, और वो पीढ़ी जिनके जिनके विवाह हो चुके हैं, या इवन अधेड़ जो अपने विवाहों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी उनके लिए एक अच्छा
मतलब एक अच्छी सीरीज होगी, उनको अच्छा लगेगा। और मैंने जैसे कि बताया कि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे 20 मिनट में कंक्लूड किया जा सके, और ये बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है। मैं आप बता रहा हूँ कि इस पे अगर 10-20 वीडियो भी बन जाएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, परंतु ये तब हो पाएगा जब आप जो मेरे श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो अगर इंटरेक्ट करेंगे, कमेंट्स अच्छे आएंगे, कमेंट्स में अगर विमर्श की स्थिति बनेगी तो यह सीरीज और बेहतर बनेगी। तो साहब, मैं आपको ना अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताता हूं। तो सब जब मेरी शादी हुई तो मैं 25 साल का था, मेरी पत्नी 20 साल की थी। वो वेट लिफ्टिंग की नेशनल चैंपियन थी उस समय, मैं रेसलिंग करता था, और मैं इनको शायद पिछले 3 साल से जानता नहीं था, मतलब बहुत अच्छी, मतलब सिर्फ जान पहचान नहीं थी, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी मित्रता थी, और अक्सर मिलना होता था, और मतलब एक दूसरे के प्रति बड़ी जबरदस्त लाइकिंग थी, पर लाइकिंग एज अ फ्रेंड। तो साहब फिर एक स्टेज ऐसी आई कि मैंने इनको प्रपोज किया, और इन्होंने उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। यह एक काम करना, जरा रख दे यार दूध, मैं खुद ही आधा घंटे बाद ले जाना, अंदर इधर रख दे कमरे में ऊपर। दूध आ गया था मेरा मंदिर में, बीच बीच में लोग आते रहते हैं। खैर साहब, तो शी वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन। अब बात यह है, सवाल ये उठता है कि, और मैंने NIS डिप्लोमा किया था, मैं अपने बैच का टॉपर था, एंड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एकेडमिकली। मतलब मैंने कभी एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि खिलाड़ियों की पढ़ाई का क्या माहौल होता है ये आपको पता ही है ना। और वैसे भी हम मस्त मौला थे, तो हम तो घूमते फिरते, जितना पढ़ लिए। स्कूल तो 10वीं तक गए, उसके बाद तो बस घूमते फिरते हुई है पढ़ाई। कुश्तियां लड़ रहे हैं, दंगल लड़ रहे हैं, अखाड़ों में पड़े हैं। अब अखाड़ों में पड़े हुए लड़के की क्या पढ़ाई होगी, कहो उसने रेगुलर स्कूल कॉलेज जाना नहीं है। तो उतना पढ़ते पढ़ते हम तो भैया साहित्य लिटरेचर पढ़ते, अखबार पढ़ते, मैगजीन्स पढ़ते ही जो है, जो थोड़ा बहुत पढ़ गए वो पढ़ गए। पढ़ाई तो प्राइवेट ही की है, 12वीं BA MA सब प्राइवेट की है, कभी कॉलेज नहीं गए, बस कॉलेज में खाली नाम लिखा रखा था। पर मैं NIS का अपने बैच का टॉपर था, और मेरे अंदर जो स्पार्क थी वो मेरे गुरुजी थे मिस्टर BB भागवत। उन्होंने एडमिशन के समय ही देख लिया था कि एक एक बंदा सही मिल गया है। तो उन्होंने मुझे 3 महीने बाद ही बोल दिया था कि, उन्होंने मुझसे ऐसे ही एक दिन फॉर्मल बातचीत में मैट पे ही मेरे से बात की और पूछ लिया कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, और उन्होंने मुझे बोल दिया था कि वी वुड अपॉइंट यू एज अ फैकल्टी हियर इन द इंस्टीट्यूट, और थोड़ा सा इंडियन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। तो आई वाज द टॉपर ऑफ द बैच। तो मैं जिस दिन मेरा को डिप्लोमा मिला, उसके अगले दिन ही मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग गया था। हालांकि रेगुलर जो जॉब का जो रेगुलराइजेशन है वो तो 1-1.5 साल बाद हुआ था। तो जैसे ही मुझे वो एडहॉक सी नौकरी टीचिंग में ऐसे ही इंस्टीट्यूट ने रख लिया, और एक फ्री बोर्डिंग लॉजिंग दे दी, और 1,000 रुपए का टोकन मनी, मुझे याद है उन दिनों रेगुलर सैलरी मिलती थी शायद 2,000 या 2,100 रुपया। तो इंस्टीट्यूट ने जो है मुझे, हाँ बैठो वहां बैठो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मंदिर में लोग आने शुरू हो गए ना। तो 1,000 रुपए देने शुरू कर दिए, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग दे दी, रहने की जगह दे दी। एक बेरोजगार आदमी के लिए इतना बहुत होता है। और अपने साहब जब इतना जुगाड़ हो गया, तो 3 महीने बाद ही हमने अपनी होने वाली धर्मपत्नी को प्रपोज कर दिया, और स्पष्ट बता दिया, देखो भैया हम तो हैं फक्कड़ आदमी, ये है कि हाँ सरकारी नौकरी लग जाएगी अभी आपके सामने। और शी न्यू मी फॉर द लास्ट 3 years। उन्होंने भी प्रपोजल स्वीकार कर लिया।
अब हम साहब ठहरे गाजीपुर के ठाकुर, तो गाजीपुर का ठाकुर लड़का जिसकी सरकारी नौकरी ऑलमोस्ट लग चुकी है और ठीक ठाक है, देखने में ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो तब मैट्रिमोनी बाजार में तो ऐसे लड़कों की बहुत ज्यादा वैल्यू आज भी है और तब भी थी। तो सब, और दहेज की में बड़े मोटी मतलब रकम आपको मालूम ही है मैट्रिमोनी बाजार का। खासतौर पे पूर्वांचल में तो बकायदा सौदे होते हैं, सौदेबाजी होती है, मतलब सौदा तय होता है, शादी शादी नहीं होती, वो होता ही सौदा है। तो अब अपना तो ये था कि हमने तो साहब 1 रुपया भी हराम है लड़की के बाप का, हम इस सोच के थे। तो हमने साहब अपनी पत्नी को प्रपोज किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि दहेज या अन्य परिवार की पृष्ठभूमि बहुत मैटर नहीं करती थी। तो मैटर क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की मेरिट, मेरिट पे हुई ना शादी, क्योंकि दहेज तो कोई क्राइटेरिया था ही नहीं। और शी बिलोंग टू पंजाब, आई वाज फ्रॉम यूपी गाजीपुर, तो कल्चरल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। कहाँ पंजाब का समाज, कहाँ गाजीपुर का गांव का समाज। हालांकि मैं कभी गांव में रहा नहीं था, मेरे फादर आर्मी में थे, तो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन डिफरेंट कैंटोनमेंट्स, पर फिर भी जीन्स तो भैया गाजीपुर के ही थे और अंत में वहीं खींच के ले गए दिल्ली से। पर इसके बावजूद वी नेवर मतलब थॉट अबाउट दोज थिंग्स। तो आखिर किस चीज ने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपनी मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, तो व्हाट वर द फैक्टर्स? तो सब फैक्टर्स ये थे कि शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव, एक्सट्रीमली स्मार्ट। नॉट, मैं ये नहीं कहूंगा कि शी वॉज ब्यूटिफुल, बट शी वॉज वेरी स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट। शी कैरिड अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, बेहतरीन शानदार व्यक्तित्व, मतलब ऐसा व्यक्तित्व जो कि लाखों लोगों में एक आदमी अलग दिखाई देता है ना, चमकता है हर लिहाज से। और वेरी कॉन्फिडेंट, अपनी पर्सनालिटी को बहुत कॉन्फिडेंटली कैरी करने वाली, और ठीक बातचीत करने में ठीक ठाक, बातचीत से इंटेलिजेंट साउंड करने वाली। मेरी ना एक रिश्तेदार है, वो बेहद खूबसूरत है, मतलब बहुत खूबसूरत है। अगर मतलब वो तो सुभाष घई जैसों की उन पर नजर नहीं पड़ी, नहीं तो वो तो मैं तो उनसे कहता हूँ कि आप तो बॉलीवुड की हीरोइन होती। पर मैंने कहा तुम तभी तक खूबसूरत लगती हो जब तक तुम्हारा मुंह बंद रहता है ऐसे। जैसे ही मुंह खुलता है ना, अरे बाप रे, तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो। क्यों? क्योंकि भैया बोलते ही उनकी सारी पोल खुल जाती। तो इस मामले में मेरी पत्नी जो है ना, शी वॉज एक्सट्रीमली स्मार्ट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, मतलब शी वॉज यू कैन कॉल शी वॉज ब्यूटी विद ब्रेन्स। पर अब बीए में फर्स्ट ईयर में शायद इंग्लिश में कंपार्टमेंट थी, और 2 अटेम्प्ट के बाद शायद यूनिवर्सिटी ने 33 नंबर दे के पास किया था। वो इसलिए था कि वो स्कूल कभी कॉलेज कभी जब जाना ही नहीं है, और 11वीं से ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपना सब स्पोर्ट्स कर रहे हैं। पहले एथलेटिक्स करते थे, फिर वेट लिफ्टिंग करने लगी, मतलब पहलवान टाइप नेचर। तो फिर मैंने मार्कशीट, तो मुझे तो मालूम था मार्कशीट देखोगे तो, मार्कशीट तो मूर्ख लोग देखते हैं मार्कशीट, असली बात तो इंटरव्यू में पता लगती है। तो मैं आई वॉज टॉकिंग टू ओवर द लास्ट 3 years, तो बातचीत से मुझे पता था कि ये लड़की बेहद इंटेलिजेंट, एंड मोर ओवर शी वॉज अ वेरी 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 गुड लर्नर।
तो सब ये चीजें मुझे अट्रैक्ट की उनकी, और उनका स्वभाव निश्चित रूप से बहुत हंसमुख थी, सब कुछ था। मतलब स्वभाव की दृष्टि से और सारी चीज से मुझे लगा कि ये लड़की परफेक्ट है और ये शादी करने लायक है, तो हमने सब उनको प्रपोज कर दिया। आज क्या करती है, आज क्या नौकरी करती है, आज क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, आज क्या सोशल स्टेटस है, इस पे ध्यान नहीं दिया गया। ये देखा गया कि भविष्य क्या है, और सबसे बड़ी बात तो ये देखी गई कि भैया कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, मेरी और इनकी का स्वभाव मिलता है कि नहीं है, हमारी सोच मिलती है कि नहीं। तो सोच के लेवल पे कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। अरे पंडित जी, यह वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा सा भाई शांत, थोड़ा सा। पीछे हलचल शुरू होगी ना, मंदिर में लोग आ गए। हालांकि मैं सुबह सुबह वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, पर लोग आ जाते हैं। तो तब लड़की चुनते समय जो क्राइटेरिया था वो था कि हमारा थॉट प्रोसेस मिलना चाहिए। भाई फिजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई जोड़ी अच्छी होनी चाहिए, लड़का सुंदर होना चाहिए, लड़की सुंदर होनी चाहिए। इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों का थॉट प्रोसेस मिलता है कि नहीं, स्वभाव कैसा है। कुछ लोग बाय नेचर ही सड़ियल होते हैं, जहां बैठ जाएंगे वहां माहौल को सड़ा देंगे। उनका कुछ लोगों का ऑरा इतना नेगेटिव होता है, कुछ लोगों के ना ऐसे हमेशा त्योरियां चढ़ रहती है और यहाँ पर एक परमानेंट लकीर बन जाती है। ये देखिए माथे पे, ये है ना, यहाँ पे ऐसे हमेशा ऐसे त्योरी चढ़ी रहती है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, उनके दांत इनके ऐसे हो जाते हैं, दोज हू आर ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज लाफिंग, हैप्पी गो मेरी मस्त मौला, तो किसी चीज से परवाह ही नहीं है कुछ, चलो ठीक है, बढ़िया है सब, और बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो हमने तब अपने फ्यूचर के बारे में कोई बहुत ज्यादा सोचा विचारा, एंड आई थिंक ये कहना कोई बहुत गलत नहीं होगा कि इट वाज, आई थिंक इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। जब मैंने इनको पहली बार ही देखा था तभी ये मुझे बहुत ज्यादा भा गई थी। अब मैं इनको भाया कि नहीं भाया, कब भाया मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा भी नहीं, बट इट वाज, फॉर मी इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, एंड आई प्रपोज्ड एंड शी एक्सेप्टेड। और जिस दिन एक्सेप्ट किया उसके शायद बहुत जल्दी, यूं चुटकियों में बिना किसी तैयारी के एक दिन सुबह 11 बजे उठे, चलो जी ब्याह करेंगे, ब्याह कर लिया। हमने समाज का कोई दिखावा किया ही नहीं। मुझे याद है मेरी शादी में मेरे 2-3 स्टूडेंट्स थे एनआईएस के, एनआईएस पटियाला में हमने शादी कर ली थी। हालांकि मैं कहता हूं कि मेरी लाइफ जो है सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता, हर आदमी इतना हिम्मती नहीं होता, हर आदमी का थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी स्टोरी सुन के आपको जरूरी नहीं है कि मेरे उसको फॉलो करें। मैं आपको सिर्फ अपनी एक कहानी सुना रहा हूँ कि साहब मैंने अपनी पत्नी को प्रपोज करते समय किन बातों का ध्यान रखा था। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी मेरा इनका थॉट प्रोसेस, सोचने का नजरिया जो था वो एकदम परफेक्ट था, मुझे मेरे अपने हिसाब से था। और चूंकि मैं इनको 3 साल से जानता था, इनके नेचर को बहुत अच्छी तरह जानता था, और वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। एक बेहद खूबसूरत कपल आपने बहुत सारे देखे होंगे जो 1 मिनट भी साथ नहीं रह पाए या साथ नहीं रह सकते। तब ये साहब, ये जो फिजिकल खूबसूरती होती है ना, ये बहुत थोड़े समय तक अट्रैक्ट करती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से या दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़के से शादी कर लीजिए आप, पर अगर वो स्वभाव से लीचड़ है, घटिया सोच वाला है, उसके दिमाग में यहाँ गू भरा हुआ है, तो उसके साथ आप कितने दिन निभा पाओगे। इसलिए भैया सबसे पहला क्राइटेरिया इस थॉट प्रोसेस, कि समाज के प्रति आपका नजरिया क्या है, चीजों के प्रति आपका नजरिया क्या है। खैर हमारी शादी होगी। अब मेरे साथ एक बड़ी समस्या थी। मैं बाय प्रोफेशन रेसलिंग कोच, पेशे से पहलवान और पहलवानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो एक अलग है ना, एक अलग इमेज, एक अलग पिक्चर बनती है पहलवान जी। अब आपने सिर्फ पहलवान बोल दिया तो एक अजीब सा एक शब्द चित्र खिंच जाता है ना कि पहलवान जी आ गए सब। तो एक तरफ तो पहलवान,
और एक तरफ शास्त्रीय संगीत सुनने वाला, साहित्य पढ़ने वाला, और गुलाम अली, मेहदी हसन और बेगम अख्तर की गज़लें सुनने वाला, जिसने दुनिया में किताब खरीदने के अलावा कोई शौक ही नहीं पाला, एक जोड़ी कपड़े से गुजारा कर लिया सारी ज़िंदगी, पर किताबें खरीदनी होंगी शायद लाखों रुपए की। आज तक अगर मैंने अपने द्वारा खरीदी गई सारी किताबें अगर संभाल के रखी होती तो शायद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती, पर अपना एक नेचर था, किताब खरीदो, पढ़ो और दे दो आगे। किताब संभाल के रखने की चीज़ नहीं होती, किताब ऐसी चीज़ है कि समाज उसको पढ़े, इस नेचर का आदमी था मैं। और मुझे याद है जब मैं 20-22 साल का था ना, तब से मुझे पढ़ने का शौक तो मुझे, खैर मैंने उस पे भी एक वीडियो बनाया है, शायद आप देख लेंगे या फिर कभी रिपीट करूँगा उसको मैं जब 5 साल का था तभी मुझे लाइब्रेरी में किताब पढ़ने का शौक हो गया था, और मेरे जीवन का बहुत ज़्यादा समय पढ़ने में बीता है। कोर्स की किताबें नहीं पर जनरल रीडिंग, लिटरेचर बहुत पढ़ा है मैंने। और जब मेरी पत्नी से शादी हुई तो मेरे वो है ना, उसकी साहिर की एक नज़्म है कि मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाओ अज़्ज़ो करम से उठा रही हो तुम, सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। ये शायर की एक नज़्म है। तो मुझे वो लाइन बड़ी पसंद है कि मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को, मतलब नायक जो है नायिका की प्रथम फर्स्ट नाइट के अगली सुबह का जिक्र कर रहा है कि मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाओ अज़्ज़ो करम से उठा रही हो तुम। तो मेरी पत्नी ने सारी जिंदगी जो है मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबें उठाई हैं। अक्सर मैं किताब पढ़ते पढ़ते छाती पर रख के सो जाता था तो वो धीरे से उस किताब को उठा लिया करती थी। तो एक तरफ पहलवान, दूसरी तरफ एक बेहद संवेदनशील आदमी, बाय नेचर घुमक्कड़, टूरिस्ट, सारी दुनिया में घूमने वाला, बिना किसी प्लानिंग के घूमने वाला, ऊट पटांग, दुनियावी चीज़ों का कभी शौक नहीं रहा, कपड़ों का, एसेसरीज का, कभी किसी चीज़ का, मतलब ये बाज़ारू शॉपिंग जो होती है वो कभी ज़िंदगी में की ही नहीं। मतलब आज तक दुनिया में एक ही चीज़ खरीदी है, वो किताब। एक तरफ तो ये नेचर, दूसरी तरफ पहलवान। तो ना मेरे मित्र, मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मुझे बड़े कौतूहल से देखते हैं कि यार कैसा अजीब आदमी हो तुम। एक तरफ तो साले पहलवान हो, दूसरी तरफ तुम्हारा जो शौक है, तुम्हारा इंटेलिजेंशिया, खैर मैं नहीं अपने आप को इंटेलिजेंट आदमी मानता हूँ, लोग कहते हैं। तो ऐसे आदमी से दोस्ती कर लेना एक अलग चीज होती है, पर शादी कर लेना भी एक अलग है ना, अलग लेवल की सोच होनी चाहिए इसके लिए। तो तब मेरी पत्नी में वो सोच थी, एंड हमारी शादी हो गई था, और मेरी शादी को हुए शायद 35 साल हो गए। एंड आई एम प्राउड टू से कि मुझे याद नहीं है कि हमारा कभी कोई मेजर झगड़ा हुआ हो। और झगड़ा इन द सेंस कि, हालांकि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे दुष्ट औरत है साहब, इतनी दुष्ट औरत अब धरती पे पैदा नहीं होगी। पर साहब आप मेरी एक क्वालिटी देख लीजिए कि इतनी दुष्ट औरत के साथ भी मैंने निभाह ली, और मुझे याद नहीं कभी 10 मिनट से ज्यादा हमारा हमारी बोलचाल बंद हुई हो, या हमारा 10 मिनट से ज्यादा झगड़ा हुआ हो। मुझे आज तक अपने जीवन में ऐसा कोई दिन याद नहीं है, ऐसा कोई पल याद नहीं है जब हम झगड़ा करके रात को सो गए हों। ना ना, झगड़ा करो और 10 मिनट में निपटा लो। खैर ये उसकी भी क्वालिटी थी कि शी टू नेवर कैरीड द फाइट्स फॉर लॉन्ग। अच्छा, झगड़े जल्दी निपटाने का जो सबसे बड़ा सूत्र मैंने अपने जीवन में ले रखा था, और वो सिर्फ पत्नी के साथ नहीं, लाइफ में भी, कि से सॉरी,
किसी की भी गलती हो, झगड़ा हो गया, थोड़ी हूं-टू हो गई, आपस में थोड़ा-सा वाद-विवाद हो गया, कुछ भी हो गया ना, पहली फुर्सत में छूटते, अरे सॉरी यार, सॉरी, सॉरी, ओह आई एम रियली सॉरी, देख मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था यार। फ्रेंड्स से, दोस्तों से, आम पब्लिक में कोई सहयात्री बैठा है उसके साथ, किसी के साथ भी अगर कुछ हो जाए, तुरंत सॉरी बोल दो। और अच्छा, मैं क्यों सॉरी बोल दूं, मेरी गलती नहीं है, मैं क्या किसी से कम हूं, मैं इतना बड़ा खलीफा हूं, हमारी छत पे 52 बीघा पदीना सूख रहा है। ये एटीट्यूड नहीं पालना चाहिए। मैं सॉरी क्यों बोलूं? अरे भैया, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है। अगर मैं सॉरी बोलने से कोई छोटा होता तो अब तक तो मैं तो धरती में गड़ गया होता। मैंने जिंदगी में इतनी बार सॉरी बोली है। इसलिए अपनी गर्दन में जो सरिया पड़ा हुआ है ना, ईगो का सरिया, ईगो मत पालो। अगर जीवन में सुखी रहना है तो ईगो मत पालो। डोंट बी एन ईगोइस्टिक पर्सनालिटी। किसी के सामने झुकने से आदमी छोटा नहीं होता। अकड़ना जो है ना, वो बड़ी एक मशहूर एक सेइंग है कि अकड़ते तो मुर्दे हैं, जो मरा हुआ आदमी होता है ना वो अकड़ता है भाई। जो जिंदा है वो तो बहुत लचीला होता है। इसलिए ये जो लाइफ में जो आपकी जो अकड़ है ना, ईगो, ये सिर्फ पारिवारिक जीवन में नहीं, सामाजिक जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत पीछे ले जाती है। आपका जीवन नरक हो जाएगा अगर आपके अंदर ईगो है। ईगो छोड़, और इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आपका स्वभाव कुछ भी हो, मैं बता रहा हूं, आज में आपका स्वभाव कुछ भी हो, अगर आपको एक सही मेंटर मिल जाए और वो थोड़ा सा आपको सही गाइडेंस, और देखिए, छोटी छोटी ड्रिल्स से आदमी सीखता है। ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी वेरी फास्ट लर्नर। आपका नेचर कितना ही सड़ा हुआ, कितना ही गंदा हो, उसको भी प्रैक्टिस करके, एक्सरसाइज करके, ड्रिल्स करके, टास्क दे दे के एक अच्छा गुरु उसको सुधार सकता है, आपके थॉट प्रोसेस को। समय लगता है, कुछ लोग तुरंत 2-4 महीने में समझ जाते हैं बात को, कुछ को साल, 2 साल, 4 साल लगते हैं, पर हर 99.9% लोगों को सुधारा जा सकता है। उनके थॉट प्रोसेस को, उनकी सोच को, उनके काम करने के तरीके को सुधारा जा सकता है। सिर्फ आपको अपनी प्रॉब्लम को पहले पहचानना है कि समस्या क्या है, पहले तो डायग्नोस कीजिए और उसके हल पे काम करना शुरू कीजिए। तो भैया, जीवन की सबसे बड़ी समस्या लोगों की है उनकी ईगो। जरा सी बात पे अकड़ जाना और सॉरी ना बोलना। तो तब मुझसे यदि कोई पूछेगा कि आपके पारिवारिक जीवन की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, तो वो था कि हम दोनों पति पत्नी में किसी किस्म की ईगो नहीं थी, और हम मैं मुंह से सॉरी बोल देता था, और वो अपने व्यवहार से, अपने एक्सट्रीमली लविंग नेचर से वो मुझे सॉरी बोल लेती थी। मुंह से नहीं, कम बोलती, मुंह से नहीं, मुझे याद नहीं मेरी पत्नी ने मुझे कभी सॉरी बोला हो, बट शी वाज सो लविंग कि लड़ भी भिड़ ली, 10 मिनट बाद नॉर्मल हो गई। तो उसको कभी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। और मैं, चूंकि मुझे लगता है कि हालांकि मैं बहुत एग्रेसिव नेचर का कभी नहीं रहा हूँ, मेरे साथ जीवन में कभी बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज नहीं आए। मैं कोई बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा आदमी भी रहा हूँ, कभी समटाइम्स इरिटेट हो जाए, अलग बात होती है। अदरवाइज आई एम नॉट इरिटेबल पर्सनैलिटी या इरिटेटिंग पर्सनैलिटी। मुझे जल्दी इरिटेट भी नहीं होता हूँ, या मैं बहुत ज्यादा किसी को इरिटेट भी नहीं करता हूँ। और पारिवारिक जीवन में ये बहुत, अगर आप इरिटेटिंग पर्सनालिटी है ना, तो सामने वाला कितने बार बर्दाश्त करेगा उसको। तो जो छोटी मोटी समस्याएं आई भी कभी, तो वो हमने ईगो न पाल के सॉरी बोल के हल कर ली। तब आज हमने अपने, मेरे इस विषय पर मेरे पास कहने के लिए जो कुछ है, उसका मैंने अभी 0.01% भी नहीं कहा है। बीच में फोन आ गया, इसके बावजूद पहला एपिसोड 35 मिनट का बन गया है। इसका मतलब मुझे तो लगता है कि इस विषय पर 35 मिनट के 100 एपिसोड बन सकते हैं, यदि आप लोगों का सहयोग। मैं व्यूज की पे नहीं जाऊंगा, चाहे इस सीरीज को सिर्फ 100 लोग भी देखेंगे, और यदि उनको लगेगा कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इस पे वाकई बात होनी चाहिए, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।
तो ये आज मैंने आपको सफल पारिवारिक एवं व्यावसायिक सामाजिक जीवन का जो पहला सूत्र जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, ईगो मत पालो। परिवार में, वैवाहिक जीवन में, समाज में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपने सामान्य व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में ईगो मत पालो। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाए तुरंत सॉरी बोल के उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, उसको लेट मत करो। अगर समस्या 1 मिनट बाद ही सॉरी बोलने से हल हो जाती है तो अपने जीवन के कीमती 10 मिनट बर्बाद करो। मैंने एक बार अपनी पत्नी से कहा था, मैंने कहा यार छोटी सी जिंदगी है, मैंने कहा हम इसमें से एक बार, हमारी आमतौर पे 5-10 मिनट की जो हुटू वाली लड़ाई हो जाती है ना, तो मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा यार छोटी सी तो जिंदगी है, मैंने उसमें से हम 10 मिनट भी लड़के और एक दूसरे से बात न करके, ना आदमी लड़ लेता तो बातचीत बंद कर देता है, तो मैं अपनी पत्नी को कभी भी बातचीत नहीं बंद करने देता था। तो मैं उसको बोलता था, मैंने कहा यार 10 मिनट भी हम क्यों वेस्ट करें, इट्स सच अ स्मॉल लाइफ, यू लिव ओनली वंस। मेरा एक सबसे बड़ा फेमस ये वो है कि आपको ये जीवन, मनुष्य का जीवन सिर्फ जीवन में एक बार मिला है। मैंने कहा मैं और तुम, ये सब कहने की बात है, 7 जन्म वाली बात, मैंने मैं और तू एक साथ एक ही जीवन में रहेंगे। मैंने कहा बहुत छोटी सी लाइफ है, व्हाई टू वेस्ट 10 मिनट्स ऑफ इट फाइटिंग विद ईच अदर, नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। मैंने कहा आई विल रिग्रेट अगर मैं 10 मिनट भी तेरे से बात किए बिना रहता हूँ तो। और हमारा दोनों का कम्युनिकेशन का लेवल इतना है कि आज शादी के 35 साल बाद भी, आज से कुछ साल पहले तक याद है, मैं अपनी पत्नी को एक दिन में 10 बार कॉल कर लेता था, एवरेज 10 बार वो मुझे कर लेती, आज भी मैं कर लेता हूँ, एवरेज 10 बार कॉल कर लेता हूँ, 5-10 बार। पहले SMS भेज दिए जाते थे, आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर हो जाते हैं। और एक बार ना काउंसलिंग में एक काउंसलर अपने वो लड़के से पूछता है कि तुमने अपनी पत्नी को आई लव यू कब आखिरी बार कब बोला था। अगर मुझसे अगर कोई पूछ ले ना कि आखिरी बार अपनी पत्नी को आपने आई लव यू कब बोला था, तो मैंने कहा जी हम तो रोज 100-150 बार बोलते हैं, आज भी 35 साल बाद भी। लोग कहते हैं कि शादी जो है कुछ सालों बाद सड़ने लगती है, तो मैं हमेशा पूछता हूँ अपनी पत्नी से, हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं और हमारे फ्रेंड्स ये टिप्पणी करते हैं कि कौन लोग बोलते हैं यार कि शादी कुछ दिन बाद सड़ने लगती है। मैंने कहा 35 साल बाद भी मेरी शादी क्यों नहीं सड़ने लगी, हमारी शादी आज भी हम, अच्छा रियली आप यू वोंट बिलीव, मुझे आज भी कई बार लगता है कि मेरी अभी कल ही शादी हुई है मेरी पत्नी से, हम आज भी बैठते हैं तो वी हैव सो मेनी टॉपिक्स टू टॉक टू ईच अदर। हमारा कम्युनिकेशन लेवल आई थिंक बहुत ज्यादा हाई है। मतलब पति पत्नी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो उनका होता है कि हम आखिर में तुझसे क्या बात करूं। तो एक सफल वैवाहिक जीवन का शायद एक कारण ये भी रहा होगा कि आई हैड 1000 टॉपिक्स जिस पे मैं अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ या मैं अपने बच्चों से बात कर सकता हूँ। तो सामाजिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कम्युनिकेशन आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग है, आप अपने परिवार से जितनी ज्यादा बात कर सकते हैं, डिस्कशन, सरमन नहीं होना चाहिए, वो प्रीचिंग नहीं, आप लेक्चर दे रहे हैं सब लोग हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, वो नहीं। कम्युनिकेशन, बातचीत, इट हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक। कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, इस पे हम आगे, ये तो कम्युनिकेशन लेवल मैंने जाते जाते तो आज का सबसे बड़ा टेक ये है, ईगो मत पालो अपने जीवन में, नॉट ओनली पारिवारिक जीवन, पूरे जीवन में कभी भी ईगो मत पालो, गर्दन में सरिया मत डालो, अकड़ के मत रहो जीवन में, से सॉरी। तो साहब ये आज का पहला एपिसोड है, मैं इस एपिसोड का जब थंबनेल बनाऊंगा तो इस पे एपिसोड 1 लिखूंगा, इसका एक यूनिक नाम रखेंगे इस सीरीज का जिससे कि आपको खोजने में दिक्कत ना हो, एंड दिस इज एपिसोड 1। बहुत जल्दी अगले एपिसोड पे फिर से मिलते हैं, और दिन में पहलवान जी लोगों पर तो एक वीडियो डालनी पड़ेगी साहब। अवनीश भाई स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे के बस तैयार बैठे हैं, अगला वीडियो अभी 15 मिनट में पहलवान जी लोगों का प्रकरण चालू हो जाएगा। तो आज के इस
एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।